जय हिंद। सनराइज़ करियर एकेडमी करवी चित्रकूट में सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सनराइज़ करियर एकेडमी में कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में भारतीय सेना की ज़बरदस्त तैयारी कराई जा चुकी है। और हाल ही के बीते विगत वर्षों में सनराइज़ करियर एकेडमी ने चित्रकूट ज़िले से रिकॉर्ड सिलेक्शन दिए हैं। और जैसा कि सेना के सिवा अन्य कोर्सेज़ की भी तैयारी, सरकारी जॉब की तैयारी सनराइज़ करियर एकेडमी में कराई जाती है। जैसे यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ऐसे योग्य शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आज भूगोल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक झील पढ़ाने वाला हूँ। और ये जो झील का टॉपिक है, ये कई पार्ट में आएगा। एक पार्ट में ये ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि हम इसको बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम झील का मतलब समझेंगे, और झील का मतलब समझने के बाद कहाँ पर कौन-सी झील और झील की प्रकृति क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, इस चित्र में आपको कुछ जैसे ये दृश्य दिख रहे होंगे, ये कुछ फ़ोटोज़ दिख रही होंगी। तो इस तरीके की झीलें होती हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें चारों तरफ से भूभाग घिरा हुआ है और बीच में एक जलराशि है। तो कहीं न कहीं ये धँसा हुआ इलाका होगा, और हो सकता है ये कि अंदर की तरफ यह धँसा हुआ इलाका हो, जिसमें कुछ पानी भरा है। और आप देख पा रहे हैं कि इस क्षेत्र में तालाब से या तो पानी वो जा रहा है और या तो पानी आ रहा है। और सीधी-सी बात है, जिस तरीके से इसका बहाव है, यही द लग रहा है कि यह पानी अंदर जा रहा है। यानी झील एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी जलराशि है जो चारों तरफ से भूभाग से घिरी हुई होती है, और उसके चारों तरफ बड़े-बड़े स्थलखंड होते हैं, और उसमें कहीं न कहीं से किसी न किसी चीज़ का पानी का स्रोत होता है, जहाँ से पानी इसमें आता है। अब जैसे इस वाली झील में देखिए आप, यहाँ पे चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें तो स्रोत भी दिख रहा है, पानी का एक स्रोत जाते हुए इस झील में। तो सीधी-सी बात है, अगर हम अपने भौगोलिक भाषा में अगर इसको देखें, तो झील का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा हुआ है, ये क्या होता है? झील। ओके। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, जो झील पानी से भरा वह कुंड है, जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। झील पानी से भरा हुआ वह कुंड है, जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। अब इसमें देखिए, कुंड की संज्ञा दी गई है। अब कुंड का तो मतलब यही होता है, जो अगल-बगल में स्थलखंड उठा हुआ भाग होता है, और जो धँसा हुआ भाग होता है, उसमें पानी अगर भर जाए तो वह एक कुंड के समान हो जाता है। इसलिए इसमें क्या बोला गया है कि झील पानी से भरा हुआ वह कुंड है, जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। इज़ दैट क्लियर? आगे, दुनिया में लाखों झीलें हैं। जी बिल्कुल। कहीं भी अगर ऊंचा-वच होगा, भू-विवर्तनिकी प्लेटों का अगर हलचलें होंगी, तो कहीं न कहीं भूकंप से, ज्वालामुखी से और दरार से, भ्रंश से झील तो बनेंगे ही बनेंगी। और आज तो इतनी झीलें हैं इस विश्व में कि कुछ तो प्राकृतिक है और कुछ मानवीकृत हैं। ठीक है? एक-एक करके हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, वे हर महाद्वीप पर हैं और हर तरह के वातावरण में पाए जाते हैं। अब देखिए, पृथ्वी को अगर देखा जाए, तो पृथ्वी को भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा बाँटता है। तो चाहे आप उत्तरी गोलार्ध की बात कर लें, चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात कर लें, आपको हर जगह झील देखने को मिलेगा। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो मैदान हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो, आपको झील देखने को मिलेगा। तो इससे हम पता करते हैं कि झील के प्रकार कैसे होते हैं। ये तो हम देख लेंगे कि कौन से इलाके में कौन-सी झील पाई जा रही है, लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि आखिरकार ये जो जितनी भी विश्व में झीलें हैं, इनको वर्गीकृत किया गया है, और कितने प्रकार की कितनी झीलें हैं और किस झील का कैसे निर्माण होता है, इसको आगे देखते हैं। चलिए, जैसे भारत में सांभर झील है। कुछ झीलों का मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे भारत में हमारे सांभर झील है, चिल्का झील है और लोकतक झील है। अब जैसे भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। इस तरीके से और भी जैसे विदेशी झीलों की अगर हम बात करें, जैसे कैस्पियन सागर झील, मृत सागर झील, बैकल झील, इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इन सभी झीलों को हम वर्गीकृत कर लें कि आखिरकार इनका वर्गीकरण क्या है? किस झील को किस तरीके से कैसे निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, झीलों के वर्गीकरण में हम देखेंगे भू संचलन से निर्मित झीलें।
भू-संचलन से। अब भू-संचलन का मतलब क्या होता है कि जो भू-भाग है, पृथ्वी का जो भू-भाग है, उसका खिसकना। अब देखिए, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो अर्थ क्रस्ट है, जो भू-परपटी है और जो कम से कम ये 2 से ढाई हज़ार किलोमीटर की जो ये मोटी परत है, ये कहीं न कहीं नीचे ज़मीन के नीचे मैंटल में और एस्ट्रोनॉस्फेयर में ये कहीं न कहीं खौलते हुए मैग्मा के ऊपर जो है तैर रही है। तो क्योंकि मैग्मा रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्रियाओं की वजह से लगातार खौल रहा है, तो जब तापमान बढ़ेगा तो नीचे से प्रेशर भी कुछ ना कुछ पड़ेगा, लावा का प्रेशर पड़ेगा और वो जो प्रेशर पड़ेगा वो इस धरती पर पड़ेगा और धरती पे पड़ने की वजह से इसकी भी कुछ ना कुछ हलचलें होंगी। अब ये पूरी धरती किसी लोहे की तो बनी नहीं है और या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी एक पदार्थ की तो बनी नहीं है, इसमें काफ़ी सारे पदार्थ हैं और नतीजा ये धरती क्या है, भुरभुरी होती है। तो नीचे से कोई भी मटेरियल या कोई भी तापमान या प्रेशर अगर आएगा तो ये जो धरती है इसमें भ्रंश पड़ेंगे, दरारें पड़ेंगी और नतीजा क्या होगा कि कुछ भाग इसका ऊपर उठेगा और कुछ भाग इसका नीचे धँसेगा। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि इतने पूरी भूपर्पटी का कुछ हिस्सा नीचे धँस गया है और कुछ हिस्सा ऊपर उठ गया है। तो ये जो नीचे धँसा हुआ हिस्सा होता है, जो भू विवर्तन की हलचलों के कारण ये नीचे धँसा हुआ हिस्सा होता है, इसको भ्रंश बोलते हैं और इसी भ्रंश में पानी का स्रोत हो जाता है क्योंकि देखो ज़मीन के नीचे भौगर्भिक जल होता है और भौगर्भिक जल का स्रोत बन जाता है और केशिकत्व के कारण या कैपिलरी एक्शन के कारण वह पानी ऊपर आ जाता है और या फिर बारिश का पानी या फिर किसी चट्टान का पानी या किसी नदियों का पानी इसमें आके समा जाता है और यहाँ पर पानी भर जाता है और एक झील का निर्माण करता है और इसी तरह की झील को हम बोलते हैं भू संचलन से निर्मित झील। आपको बता दें, अच्छा डेफ़िनेशन की अगर बात माने तो धरती पर अंतर्जात बल, अब ये अंतर्जात बल क्या होता है? देखिए ये जो हमारी भू-परपटी है, ये जो हमारी मोटी परत है पृथ्वी की, यह खौलते हुए मैग्मा के ऊपर तैर रही है। अब जैसे कुकर देख लीजिए, कुकर में लगातार अगर प्रेशर आएगा तो सीटी से वह प्रेशर बाहर निकलेगा, लेकिन इस धरती में अगर वो प्रेशर बाहर नहीं निकल पा रहा है तो कहीं न कहीं नीचे का जो लावा है, वो अत्यधिक मात्रा में इस परत से नीचे से टकराएगा और इसको हिलाने की या इसमें हलचल करवाने की कोशिश करेगा। नतीजा अंदर से अंतर्जात बल आता है और इसमें भ्रंश पैदा कर देता है, दरारें पैदा कर देता है। नतीजा कुछ भाग ऊपर उठते हैं, कुछ भाग नीचे उठते हैं। उस नीचे धँसे हुए भाग में अगर जल भर जाए नदियों द्वारा या भौगर्भिक जल या बारिश के द्वारा तो बस वही झील कहलाएगी और यही है हमारी क्या भू-संचलन से निर्मित झील। जैसे आपका विश्व में कैस्पियन सागर झील है, जैसे आपका जो है काला सागर झील है, जैसे आपका मृत सागर झील है, जैसे आपका सुपीरियर झील है, ये सब क्या है? ये सब भ्रंश से बनी सी झीलें हैं यानी भू-संचलन से निर्मित झीलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दरार घाटी या भ्रंशदार झीलें। जैसे दरार पड़ जाती है, अभी मैंने बताया। देखिए, भू-संचलन के फलस्वरूप निर्मित दरार में जल भर जाने से इनकी उत्पत्ति होती है। सीधी-सी बात है, जब नीचे धँस गया तो एक कुंड टाइप बन गया और उसमें पानी भर गया। अब देखिए जैसे मृत सागर की झील, बैकाल झील और टैंगानिका झील। अब देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मैप भी दिख रहा है। देखिए इस मैप को अगर ध्यान से देखेंगे तो अ ये हमारे एशिया का मैप है और इसमें देखिए कैस्पियन सागर झील यहाँ पे दिख रही है। ये पूरे एशिया के मैप में यूरोप और एशिया के मैप में ये जो पॉइंट दिखा रहा है ये बैकल झील है और ये कैस्पियन सागर झील है सॉरी ये जो है मृत सागर है। ये आप देख पा रहे हैं फिलिस्तीन और जॉर्डन और इज़राइल के पास ये मृत सागर डेड सी इसे बोलते हैं और ये जो झील है ये हमारी दरार घाटी से बनी हुई है। भ्रंशदार झील है ये। यानी ये जो हिस्सा है ये क्या है अगल-बगल के हिस्से से धँस गया नीचे और धँसने से क्या बन गया ये एक झील बन गई। उसी तरीके से ये बैकल झील है और कैस्पियन सागर झील, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं नवस्थल झील। नवस्थल झील भू-संचलन के कारण महाद्वीप मग्न तट हो जाते हैं। जो महाद्वीप होते हैं वो क्या है? मग्न तट हो जाते हैं। भू-संचलन के कारण जब से ज़मीन के नीचे अगर धँस गया तो उसमें क्या होता है जलमग्न हो जाता है, समुद्र तल से ऊपर उठ जाते हैं तथा उनमें बने गड्ढे में जल भर जाता है। भ्रंश के कारण जो भी गड्ढा बना है उसमें जल भर जाता है और जिसमें वह झीलें बन जाती हैं और उसको क्या बोलते हैं? नवस्थल झील बोलते हैं, जैसे हमारा कैस्पियन सागर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो झील है वो
अभिनतीय झील या फिर भूकंपीकृत झील। अब इसमें क्या होता है कि जैसे भूकंप आया और भूकंप की वजह से देखते हैं कि जो हमारी भूप्रपट्टी होती है उसमें दरार पड़ जाती है, वह ऊपर-नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें दरार पड़ जाती है और दरार पड़ने की वजह से जब पानी नदियों का, स्रोत का, झरनों का, बारिश का पानी भर जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, पानी भर जल भरा हो जाता है, जलमग्न हो जाता है और एक झील का निर्माण होता है। अब अभ्नितीय झील या भूकंपीय झील जैसे जेनेवा की झील, स्विट्ज़रलैंड में है ये। और आपने देखा होगा जेनेवा में कई सारे सेंटर भी हैं, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स भी हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ें, ज्वालामुखी निर्मित झील। अब ज्वालामुखी निर्मित झील झील जो झील ज्वालामुखी से बनी है। अब देखिए ज्वालामुखी से आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जा रहा होगा कि हमारी जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी के नीचे जो मैग्मा चैम्बर है और मैग्मा चैम्बर जब ऊपर उठता है और लावा का उद्गार करता है, उसके बाद जो लावा है, क्योंकि भूगर्भिक जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और पृथ्वी के बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम है, तो नतीजा लावा जो खौल रहा होता है वह ऊपर आता है और ऊपर वह सूख जाता है और सूखने की वजह से वह चट्टानों का निर्माण करता है। लेकिन बात ये है कि जिस पाइप से लावा आता है, देखिए यहाँ पे जिस पाइप से लावा आता है, वह पाइप में इस तरीके का गड्ढा हो जाता है जिसको क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। और क्योंकि लावा का जो प्रेशर है वो शांत हो जाता है, तो ये जो छिद्र होता है, जो जिसको ज्वालामुख भी बोलते हैं, ये एक तरीके से सूख जाता है और इसमें भरा हुआ जो लावा है, वह एकदम सूख जाता है, एक खूंटे जैसी चट्टान का निर्माण करता है। नतीजा क्या हो गया कि जो गड्ढे जैसी आकृति है, इसमें बारिश और ये जो बोल सकते हैं आप ग्राउंड वाटर, इसका पूरा पानी आ जाता है और इस ज्वालामुखी के ज्वालामुख में पानी पूरा भर जाता है, जो कि एक झील का निर्माण करता है। तो इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। अब उदाहरण के लिए जैसे हमारे भारत की लोनार झील है, पुष्कर झील है, ये हमारी झील कैसी हैं भारत की? ये झील कैसी है? ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ये ध्यान दीजिएगा, सपोज़ कीजिए कि एक पहाड़ है और पहाड़ से नीचे से यहाँ से जा रहा है क्या? मैग्मा। और मैग्मा के बाद यहाँ पर क्या हो गया? उसने लावा का उद्गार किया और लावा का उद्गार करने के बाद जब प्रेशर पूरा कम हो गया, तो प्रेशर कम होने के बाद यहाँ पर गड्ढा-सा हो गया और ये जो पूरा है, ये क्या हो गया? ये जो लावा बचा हुआ था यहाँ पे, मैग्मा बचा हुआ था, उससे पूरा सूख गया। तो ये पूरा प्रवेश द्वार बंद हो गया जहाँ से ये निकल रहा है और यहीं पर इसमें पानी भर जाए तो ये क्या कहेगी? क्रेटर कहलाएगा और क्रेटर कहलाएगा, इसी में पानी भर जाए तो ये क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी की झील कहलाएगी। ठीक है? अब जैसे विदेश की बात करें तो बोलिविया की टिटिकाका झील, टिटिकाका झील का बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये सब कैसी झीलें हैं? ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। ध्यान दीजिएगा, जब भी ज्वालामुखी के निर्मित झील की बात करते हैं तो क्रेटर का नाम ज़रूर आपको आना चाहिए और ये जो पाइप होती है जिससे मैग्मा बाहर निकलता है, इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है? और ऊपर इसमें यहीं पर कॉल्डेरा होता है और इसी पूरे क्षेत्र को ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिमानीकृत झीलें। अब देखिए हिमानीकृत झीलें, नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर होगी हिम, हिमानीकृत, हिम का मतलब क्या है? बर्फ़ होता है, तो जहाँ पर बर्फ़ होगी वहाँ से ये झीलों का निर्माण होगा। अब आपने देखा होगा कि ये तो जो हिमानीकृत झीलें हैं, ये तो हमें जहाँ पर ग्लेशियर होंगे या फिर हमारे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलेगा, ठीक है? और इस तरह की झीलों को क्या बोलते हैं? टॉर्न बोलते हैं या फिर ये क्या है? हिमताल या कोरी या ग्लिंट झील बोलते हैं। अब आपने इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि काफ़ी ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं और क्योंकि ऊँचाई की वजह से तापमान में कमी हो गई और इनमें बनने वाला ग्लेशियर, इनमें बनने वाला हिमाच्छादित क्षेत्र, उससे धीरे-धीरे पानी रिसा और जो पहाड़ों के नीचे जो गड्ढे हैं, उस गड्ढे में पानी ये चला गया और पानी इन गड्ढों में जाने की वजह से यह एक ऐसी झील हो गई, यह हिमानीकृत झील हो गई। अब क्योंकि ठंडी होती हैं और अत्यधिक झीलें बर्फ़ की वजह से ढकी होती हैं और तापमान की कमी की वजह से बर्फ़ चढ़ जाती है, बर्फ़ की चादर हो जाती है, नतीजा ये झीलें जो है इनमें से थोड़ा-थोड़ा पानी रिसता है और जो थोड़ा-थोड़ा पानी रिसता है वही जो है आगे मैदानी क्षेत्र में नदियों का काम करता है। ये चीज़ है। तो ये जो टॉर्न या हिमातल या कोरी या ग्लिंट झील हमें कहाँ देखने को मिलेगी? हिमानीकृत झीलों हिमानीकृत यानी हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अब हिमालय क्षेत्र ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर भी ग्लेशियर, जहाँ पर भी बड़े-बड़े पहाड़ जो पूरे 12 महीने हिमाच्छादित रहते हैं, वहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमारे भारत का जम्मू कश्मीर, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और इधर नामचा बरुआ की तरफ जाएँगे, फिर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जैसे पृथ्वी का ये जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होता है, यहाँ देखने को मिलेगा आपको।
हिमानी के अपर्दन के फलस्वरूप इसके निर्माण होता है। तो ये पहाड़ों के पास जो बड़ी-बड़ी चट्टानें होती हैं, इन्हीं चट्टानों के पीछे जो गड्ढे होते हैं, इन्हीं गड्ढों में इन ग्लेशियरों का पानी आके जमा होता रहता है और ये एक तरीके से झील बन जाती हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण दूँ मानसरोवर झील और जैसे वूलर झील, मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील बहुत अच्छा एक उदाहरण है हिमानीकृत झील का। आगे बढ़ेंगे, देखिए मैं एक-एक करके सभी झील आप इसमें कवर करूँगा। ये हमारा आप बोल सकते हो कि झील का पार्ट 1 है, तो अभी इसी से जज मत कर लीजिएगा कि मतलब एक ही लेक्चर आएगा, लेक्चर बहुत सारे अभी आएँगे और मैं प पूरे विश्व की और पूरे भारत की और पूरे राज्यों भारत में जितने भी राज्य हैं, सबकी झील एक लाइन से कवर करूँगा। तो इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है और बाकी जो भी सिलेबस आएगा, वो इसी में से आएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे नदियों द्वारा निर्मित झील, अधिकांश जो झील होती हैं वो नदियों द्वारा होती हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं और ऊँचाई से नदियाँ आके जब नीचे ज़मीन में गिरती है, तो वो क्या करती है नीचे वाली ज़मीन का कटाव करती है। अब कटाव क्यों कर रही है? क्योंकि पानी ऊपर से गिर रहा है, पानी में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, पानी का घनत्व भी होता है और पानी जब नीचे की धरती का कटाव कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि एक बड़ा महाखड्ड बनता है, मड़ा महा गड्ढा बन जाता है और उसी गड्ढे में इसी नदी का पानी भर जाता है। नतीजा क्या कि ये जो झील है, वह कैसे बन जाती है? नदियों द्वारा बनती है, ठीक है? और भी आपने देखा होगा कि जब नदी एकदम विसर्प जैसे बहती है, तो यहाँ पर कोने में नदियों का कटाव होता है और कगर का कटाव होता है और आगे चल के कटाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो पानी ये घूम के आ रहा है, वो पानी डायरेक्टली यहाँ से आ जाता है, तो इतना क्षेत्र बच जाता है। इसी को बोलते हैं गौखुर झील, ठीक है? ये चीज़ है। अब देखिए जैसे अगर नदियों से जो बनती हैं झीलें, तो कैसी झीलें बनती हैं? झीलों का निर्माण नदियों के अपरदन और निक्षेपण की क्रिया के कारण होता है। अब देखिए इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं। नदी हमेशा एक तरह की झील नहीं बनाती है, कई प्रकार की झील बनाती है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे प्रपाती झील। प्रपाती झील मतलब जो जलप्रपात से बन रही हो। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है और ये पहाड़ से इधर पानी नीचे की तरफ गिर रहा है। अब नीचे की तरफ गिरेगा तो सीधी-सी बात है कुछ ना कुछ बल लेके ही गिरेगा। तो ये जो नीचे की भूमि है यहाँ पर ये कटाव करेगा और कटाव करने के बाद कंकड़-पत्थर इसमें जमा करेगा और इसमें पानी भी तो जमा होगा। अब क्योंकि चारों तरफ से भूखंड से घिरा हुआ है, बीच में पानी है, तो क्या हुआ? झील हो गया। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी। आगे देखिए, इस झील का निर्माण जलप्रपातों के नीचे भरे हुए जल के विस्तार से होता है। उदाहरण के लिए जैसे चचाई झील कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ओके? आगे देखिए डेल्टाई झील। अब ये डेल्टाई झील कैसे होगा? जब नदी समुद्र से मिल रही होती है और अवसाद अपने साथ बहा के लाती है और अवसाद इकट्ठा कर देती है, डेल्टा का निर्माण होता है, तो वहीं पर उसी क्षेत्र में डेल्टाई झील का भी निर्माण होता है। अब इसे देखिए डेल्टाई प्रदेशों में इनकी उत्पत्ति होती है, सीधी-सी बात है डेल्टाई झील है तो डेल्टाई क्षेत्र में ही होगा और कहाँ पर जैसे गोदावरी नदी में कोलेरू झील आपने सुना होगा। कोलेरू झील एक तरीके से लगून झील है और डेल्टाई झील भी इसको बोल सकते हैं और नील नदी का माय झील, ये सब कैसी हैं? डेल्टाई झील है। अब नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी जैसे 6650 किलोमीटर लंबी है और अच्छा खासा अवसाद बहा के इकट्ठा करती है, डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी भी पूर्वी घाट पे बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, डेल्टा बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं गौखुर झील। अच्छा गौखुर झील देखिए कैसे जब नदी ऐसे विसर्प के जैसे बह रही होती है और विसर्प के जैसे बहने के बाद देखिए जब नदी यहाँ पे आती है तो ये यहाँ पे कुछ बल लगाती है और बल लगने के बाद मुड़ती है। तो क्या है कि कुछ कटाव होता रहता है और कटाव होने के बाद एक ऐसा समय आता है कि ये सीधा रास्ता इस रास्ते से मिल जाता है और इस रास्ते से मिल जाने के बाद ये जो रास्ता होता है ये कुछ ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे एक विसर्प छूट जाता है। इसी को बोलते हैं गौ-खुर। देखिए गौ-खुर के जैसे है, पहले नदी का रास्ता यहाँ से था, लेकिन कटाव के कारण नदी का रास्ता यहाँ से हो गया और यहाँ पे एक जलराशि ऐसे छूट गई और ये गौ-खुर के जैसे हो गया। नतीजा क्या हुआ? इसी को बोलते हैं गौ-खुर झील। अब चलिए इसका थोड़ा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। नदी मार्गों से विसर्प के अलग हो जाने पर इसमें जल भर जाता है और ये क्या कहलाती है? गौ-खुर झील कहलाती है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे इस डायग्राम में आपको साफ-साफ दिख रहा होगा कि जैसे ये पूरा नदी का क्षेत्र है और नदी एकदम विसर्प जैसे बह रही है और नदी जहाँ पर कटाव ज़्यादा कर रही है, कटाव के कारण वह अपना रास्ता बदल देती है और जो कटाव के कारण जो जलराशि छूट गई और उसमें जल भरा है, वही क्या कहलाती है? गौखुर झील, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्स बॉ झील। आया समझ में? ये चीज़ है। फिर आपने देखा होगा कि जैसे अभी चर्चा हुई है डेल्टाई झील की। तो ये देखिए, ये जो नदी है, ये नील नदी का डेल्टा है और नील नदी का डेल्टा
समुद्र से मिलने से पहले इसने इतने बड़े डेल्टा का निर्माण किया है और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जलराशि है जो भरी हुई है और चारों तरफ से जो है पानी भूखंडों से घिरी हुई है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से झील है। और ये कैसी झील है? ये नदियों द्वारा बनाई गई झील है। और कैसी झील? क्योंकि डेल्टा के पास है तो डेल्टाई झील। आगे देखिए, झरने के द्वारा बनी गई झील। अब देखिए इतनी ऊंचाई से पानी जब नीचे गिरता है तो पानी मेन मुख्य धरती का कटाव करता है और कटाव करने की वजह से एक गड्ढा बन जाता है और इसी में पानी समा जाता है। और इसी में पानी समाने के बाद जब पानी इसमें ओवरफ्लो हो जाता है तो वो अलग दूसरी नदी को एक जन्म देता है और इसी को बोलते हैं कौन सी झील? जल प्रपात वाली झील या प्रपाती झील बोलते हैं इसको, जो झरने से बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे पवन द्वारा निर्मित झील, और आपने देखा होगा कि जैसे जब पवन उड़ती है, तो पवन चलती है तो अपने साथ कंकड़, पानी, वाष्प और तापमान ये सब लेके चलती है। नतीजा क्या है? यह ज़मीन का कटाव करती है। ज़मीन का कटाव करने की वजह से जो ज़मीन पहले ऐसे थी अब इसमें हवा से छू के ऐसे जा रही है, तो इस धरती का धीरे-धीरे क्या होगा? कटाव होगा और कटाव होने के बाद इसमें धीरे-धीरे जल भर जाएगा और जल भर जाएगा तो ये कैसी झील कहलाएगी? ये कैसी झील कहलाएगी? पवन द्वारा निर्मित झील। अब देखो जैसे प्लाया या सैलनास झील, ये अस्थायी झीलें होती हैं। ये अस्थायी झील होती है तथा पवन के अपर्दन के कारण बनती है। जैसे मान लीजिए कि ये धरती है, धरती की भूपर्पटी है, यहाँ पर पवन ने कटाव किया तो गड्ढा बन गया, तो ये झील बन गई। लेकिन अगर कहीं न कहीं से कटाव हो रहा है, तो वो जो कण होते हैं मिट्टी के, वो कहीं न कहीं जमा भी तो हो रहे होंगे। अगली बार के रोटेशन में क्या होता है कि कुछ कण यहाँ पे जमा हो जाते हैं, नतीजा ये फिर से समतल हो जाती है। यानी ये जो पवन द्वारा निर्मित झील है, ये बनती बिगड़ती रहती है। क्लियर है? खैर ये हमारे एग्जाम से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। आगे देखिए, भूमिगत जल द्वारा निर्मित झील। भूमिगत झील, जैसे गर्त। गर्त का मतलब जमीन में अगर कोई गहराई है तो क्या कहलाएगा? गर्त कहलाएगा। भूमिगत झील यानी भूमि के नीचे जो जल है उससे बनी क्या? झील। भूमिगत जल जब किसी गर्त से भरकर विस्तृत आकार ले लेती है तो इसका निर्माण होता है। इसको बोलते हैं भूमिगत झील। अच्छा, दूसरा क्या है? भूस्खलन से निर्मित झील। भूस्खलन का मतलब, जैसे मान लीजिए कि भूमि है और लगातार इसमें प्रेशर और लगातार इसमें बारिश की और तापमान की वजह से एक कटाव हुआ और इतना पूरा हिस्सा स्खलन हो गया, निकल गया और मतलब धंस गया। तो इस पूरे इतने हिस्से को जो धंस गया तो इसी को बोलते हैं भूस्खलन। आपने देखा होगा जब बर्फबारी ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में ये काफ़ी न्यूज़ आती है कि मतलब भूस्खलन हुआ है और पहाड़ जो है धंस गया है, एवलांच हुआ है, इस तरीके से। तो इनसे भी जब ये धंस जाती है, धंसने के बाद जब ये एक धंसा हुआ आकार बना लेती है, इसमें पानी जब जम जाता है तो पानी भर जाता है, तो उससे क्या है? एक झील का निर्माण होता है। अब देखिए, जैसे अंतर्जात बलों के कारण होने वाले भूस्खलन के फलस्वरूप इस तरह की झीलें बनती है। कैसे? जब अंतर बलों के कारण भूस्खलन हो जाता है। उदाहरण, गोहान झील कहाँ की? हिमालय क्षेत्र, मैंने बताया ना हिमालय क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो हमारे अ, ये था हमारे आज का झील का पहला पार्ट और ये कई पार्टों में भी आएगा, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।